नमस्कार बच्चों। आज हम उपसह संयोजी यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में अध्ययन करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में क्या क्या जानकारी सबसे पहले हम बता दें कि इसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, उससे लिगेंड जुड़ा होता है। ठीक है, तो लिगेंड जुड़ा होता है, लेकिन उससे पहले और हम एक चीज और बता दें कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने की, इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे। उपसह संयोजी यौगिक की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है वो पढ़ेंगे, और सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर लिगेंड के टाइप ऑफ लिगेंड जिसको बोलते हैं, जैसे एक दंती लिगेंड होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड, द्विदंती लिगेंड जिसको बाइडेंटेट लिगेंड इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, फिर त्रिदंती लिगेंड, और उसके बाद बहुदंती लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं जिसको, उसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ लिगेंड। फिर पॉजिटिव लिगेंड क्या होता है, नेगेटिव लिगेंड क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, देखो ठीक है, कि सिंपल साल्ट क्या होता है। बात हम थोड़ा पीछे से शुरू करेंगे। ठीक है, सिंपल साल्ट क्या होता है, देखो सिंपल साल्ट वो होता है जो किसी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराने पर बनता है, सिंपल साल्ट उसको बोलते हैं। एसिड का रिएक्शन अगर हम लोग बेस के साथ कराएं, जैसे एग्जांपल के लिए सपोज कर लो ये एक बेस है NaOH, और इसका रिएक्शन एक एसिड के साथ HCl के साथ कराया गया, तो HCl के साथ NaOH का जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव होता है, लेकिन हम नेगेटिव दे देते हैं, तो NaCl हो गया और OH और H वाटर हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल साल्ट। सिंपल साल्ट की एक खासियत होती है, थोड़ा बात पीछे से शुरू करेंगे क्योंकि आपको तभी चैप्टर समझ में आने वाला। सिंपल साल्ट की एक खासियत होती है कि इसमें जो बॉन्ड होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, मतलब आयनिक बॉन्ड होते हैं जिसको बोलते हैं आप। सिंपल साल्ट में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर हम सिंपल साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करें यानी वाटर में घोल दें तो वो Na+ और Cl- आयन में टूट जाता है, देखो तो टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है डबल साल्ट जिसको बोलते हैं आप लोग, देखो दिक लवण बोलते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में डबल साल्ट बोलते हैं। डबल साल्ट का मतलब क्या होता है, दो साल्ट को मिलाएं। ठीक है, तो जो साल्ट बनता है उसको हम लोग डबल साल्ट कहते हैं। दो या दो से अधिक साल्ट भी मिला सकते हैं तो डबल साल्ट बनता है। वैसे दो साल्ट ज्यादा डेफिनेशन में फिट बैठता है, तो दो साल्ट को मिलाने पर जो साल्ट बनता है वो डबल साल्ट बनता है। डबल साल्ट की डेफिनेशन ये होती है कि जिनका अस्तित्व केवल सॉलिड स्टेट में हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फिटकरी है, फिटकरी होता है, देखो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट 2SO4 इंटू Al2SO4 का होल राइज इंटू 24H2O फिटकरी होता है। फेरस अमोनियम सल्फेट होता है। फिटकरी को जैसे ही आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो K+ में और SO4 डबल माइनस में और Al+ में और आयंस में ब्रेक हो जाता है। मतलब ये फिटकरी को पानी में डालो तो वो जैसे ही आप उसमें को पानी में डालेंगे वो K+ है, SO4 डबल माइनस और Al+ और H+ और OH- आयंस तो रहेंगे क्योंकि वाटर है। ठीक है, तो ये आयंस आपको दे देगा। इसके बाद हम लोग ये दो तरीके के साल्ट मैंने आपको पढ़ा। फिर तीसरा साल्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग संकर लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट, संकर लवण। देखो संकर लवण, ठीक है, तो संकर लवण की डेफिनेशन जानने से पहले हम आप लोगों को कुछ बॉन्ड के बारे में बता दें। ठीक है, देखो कुछ बॉन्ड के बारे में बता दें। कौन सा बॉन्ड के बारे में, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको थोड़ा हम रफ कर दे रहे हैं ऊपर, थोड़ा स्पेस हो जाए। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, पहला तो आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड अभी मैंने बताया, आयनिक बंध जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। देखो आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड वही होता है आप लोगों को पता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के मिलने से जो बनता है, मतलब एक जगह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर दूसरी जगह हो, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं, एक जगह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर दूसरी जगह हो तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है।
ठीक है। देखो तो जैसे Na और Cl का एग्जांपल आपने लिया, Na से इलेक्ट्रॉन निकलकर Cl माइनस में चले जाते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। दूसरा प्रकार का बॉन्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध क्या होता है? सहसंयोजी बंध वो होता है जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है, साझेदारी से बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए वाटर मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग सहसंयोजी बंध या बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड टाइप का होता है। तीसरा है उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं आप लोग, ठीक है। उपसहसंयोजी बंध वास्तव में हम लोग जो उपसहसंयोजी यौगिक पढ़ रहे हैं, उपसहसंयोजी अभी हमने बताया संकर लवण है। संकर लवण में इसी टाइप का जो उपसहसंयोजी यौगिक है वही संकर लवण है। तो इसी टाइप का बॉन्ड जो है बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एरो बॉन्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं? एरो बॉन्ड। एरो बॉन्ड की कंडीशन क्या होती है? एरो बॉन्ड में बताते हैं हम, एक सेकंड। एरो बॉन्ड में क्या होता है? एक ही एटम की तरफ से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई दुकान खोली और कोई और साझेदार आपसे जुड़ गया, ठीक है। उसने 2 लाख रुपए दुकान में पैसे उसने लगाए, बैठेंगे आप, तो मतलब कुल मिला के बात यही हो गई कि जो टोटल मतलब शेयरिंग है वो उसी के द्वारा हुई। सिंपल उपसहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन जो देने का काम होता है एक किसी एक एटम के द्वारा होता है, ठीक है। दोनों तरफ से नहीं होता। जैसे इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में इसके लगे होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसके लगे होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके और एक इलेक्ट्रॉन इसके। बाकी ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक है। देखो एक एक का शेयरिंग हो गया, इधर एक एक का शेयरिंग हो गया, और ऑक्सीजन के ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर उपसहसंयोजी बंध में जो बॉन्ड बनता है वो एरो बॉन्ड बनता है। अब कोई एक एग्जांपल लेकर हम आपको समझाने की कोशिश करें कि उपसहसंयोजी बंध में बॉन्डिंग कैसे होती है और क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल हम आप लोगों को लेते हैं, ठीक है। देखो K4FeCN6 बड़ा फेमस एग्जांपल है ये। K4FeCN6 है, इसमें इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। उपसहसंयोजी, एक सेकंड हिंदी इसमें बताते हैं आपको। कोऑर्डिनेशन स्फीयर उपसहसंयोजन मंडल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये उपसहसंयोजन मंडल है, उपसहसंयोजन मंडल है। इतने को CN6 जो लिखा हुआ है, इतने को लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। लिगेंड्स बोलते हैं, देखो लिगेंड्स बोलते हैं। और ये आपका है, इसको बोलते हैं लिगेंड, देखो लिगेंड। और ये आपका है, देखो सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु, इसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। इसी को संकर लवण भी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने संकर लवण की डेफिनेशन लिखा। देखिए संकर लवण की डेफिनेशन यही है कि जो अपना अस्तित्व। दिक् लवण की डेफिनेशन क्या है? दिक् लवण मैंने डबल साल्ट मैंने बताया था, जैसे फिटकरी का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। फिटकरी के एग्जाम्पल में क्या है, फिटकरी है, पानी में डालोगे तो वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा, मतलब सॉलिड स्टेट में तो एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में उसका अस्तित्व है। फिटकरी देखो यार, तुम लोग फिटकरी तो देखी ही होगी, इसलिए मैं बार बार फिटकरी का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सॉलिड स्टेट में उसका अस्तित्व है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में अस्तित्व का मतलब फिटकरी दाढ़ी बनाने में लगाते हैं खून बहने से रोकने के लिए, आपने देखा होगा। लेकिन फिटकरी को जब पानी में डिसॉल्व करो, ठीक है, तो वो आयंस में टूट जाता है, मतलब आयंस में ब्रेक हो जाता है, धीरे धीरे वो पूरा घुल जाता है और जो उसके आयन होते हैं वो पानी में मिल जाते हैं, वो दिक् लवण है। संकर लवण में क्या होता है? संकर लवण की डेफिनेशन क्या है? देखो जो अपना अस्तित्व ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन में भी बनाए रखते हैं,
ठीक है, उन यौगिकों को हम संकर लवण या उपसहसंयोजी यौगिक बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया। ठीक है, अब ये उपसहसंयोजी यौगिक में कुछ मेन बातें होती हैं जो आप लोगों को जानना है। एक स्पेशल टाइप का यौगिक है, जैसे आप लोगों ने आयनिक यौगिक पढ़ा, सहसंयोजी यौगिक पढ़ा, ऐसे उपसहसंयोजी यौगिक होता है जिसमें उपसहसंयोजी बंध बने। उपसहसंयोजी बंध का मतलब होता है जैसे ये एरो बॉन्ड बने, ठीक है, एरो बॉन्ड बने, देखो एरो बॉन्ड बने, वो उपसहसंयोजी यौगिक है, सीधी सी बात है। आपने पढ़ा आयनिक बंध पढ़ा, जो आयंस से मिलकर बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से जब दूसरी जगह जाता है तो वहां आयनिक बॉन्ड बनता है। दूसरा बॉन्ड है सहसंयोजी बंध, जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। तीसरा है उपसहसंयोजी बंध, ठीक है, उपसहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक में उपसहसंयोजी बंध बनता है। और उपसहसंयोजी बंध कौन सा है? एरो वाला बॉन्ड उपसहसंयोजी बंध है। उपसहसंयोजी बंध में कुछ विशेष चीजें होती हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी होता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमेशा मेटल आए आगे, ठीक है, ये यहाँ से भी शुरू हो सकता है और बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन दो मेन चीजें होती हैं। पहले तो इसको क्या बोलते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उपसहसंयोजन मंडल, ठीक है। और फिर इसको क्या बोलते हैं, जो CN6 है, इसको बोला जाता है लिगेंड, लिगेंड का। और इसको क्या बोलते हैं, हमेशा यहाँ पर एक मेटल आएगा, हमेशा, ये आप लोग हमेशा बात में याद रखिए कि यहाँ पर हमेशा एक मेटल आएगा। उस मेटल को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम डेफिनेशन दोनों की बताते हैं कि लिगेंड किसको बोलते हैं और केंद्रीय धातु परमाणु किसको बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बताते हैं आगे। देखो उधर कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। सबसे पहले देखो मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की डेफिनेशन जो है, उपसहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु और उससे सेकेंडरी वैलेंसीज यानी द्वितीयक संयोजकताओं द्वारा सीधे परिबद्ध यानी जुड़ा हुआ परमाणु या समूह उपसहसंयोजन मंडल कहलाता है। उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु और उससे द्वितीय संयोजकताओं द्वारा परिबद्ध परमाणु या समूह दोनों मिलकर उपसहसंयोजन मंडल बनाते हैं। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु और जितने भी लिगेंड जुड़े होते हैं। देखो हम एक चीज अभी यहाँ पे नहीं बताया तुमको, वर्नर थ्योरी नहीं बताया। वर्नर थ्योरी में प्राइमरी वैलेंसी यानी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता की बात की गई है। तो ये क्या होता है हम आपको आगे चल के बताएंगे, लेकिन आप लोग इतना समझ लीजिए कि उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु और उससे द्वितीयक संयोजकताओं द्वारा जुड़े जो परमाणु या समूह होते सब मिलाकर उपसहसंयोजन मंडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उपसहसंयोजन, इतने को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, उपसहसंयोजन मंडल बोलते हैं, ठीक है। फिर केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, ठीक है, जिसके साथ लिगेंड उपसहसंयोजी बंध बनाता है। लिगेंड किसके साथ उपसहसंयोजी, इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, ठीक है, K4Fe-CN6 का, इसको एक बार हम रफ कर देते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए केंद्रीय धातु परमाणु, तो जैसे एग्जांपल के लिए K4Fe-CN6 K4Fe-CN6 है। इसमें इतने का हम बनाएंगे, इस पे एक पोटेशियम पर एक पॉजिटिव, इसको वाटर में डिसॉल्व करो तो कितना आएगा 4K प्लस और प्लस Fe-CN6। ये मेटल अलग हो जाएगा, पोटेशियम मेटल अलग। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओ, अभी हम केवल इतने का बनाएंगे, चार्ज से मतलब अभी नहीं है, हम चार्ज के बारे में बात नहीं करेंगे। पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि उपसहसंयोजी यौगिक में होता क्या है, बॉन्डिंग कैसे होती है। बाकी इलेक्ट्रॉन वगैरह हम बाद में आपको बताएंगे कैसे होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? देखिए, जैसे आपके घर में एग्जाम्पल, आप देसी एग्जाम्पल से थोड़ा समझिए। आपके घर में आपके पापा है और आपके भाई बहन है और आपकी मम्मी है, ठीक है।
तो अमूमन यही होता है हम लोग की फैमिली में कि पापा ही सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, घर के सारे डिसीजन जो होते हैं वो पापा ही लेते हैं और वो भी वही सारी जरूरतों को पूरा करते हैं, तो वो सेंट्रल मेटल एटम हो गए। और जो बच्चे हो गए वास्तव में लिगेंड हो गए। लिगेंड का मतलब आप समझ लो जो लटका हुआ हो, लटका का मतलब हुआ जो इससे सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ हो। जैसे एग्जांपल के लिए CN है, कितना CN है, साइनाइड है, देखो साइनाइड है, उपसान संयोजी बॉन्ड बनाता है, उपसान संयोजी बॉन्ड बनाता है, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम मतलब इलेक्ट्रॉन CN के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, किसको दिया जा रहा है, Fe को दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये एरो बॉन्ड जो बन रहा है वो CN से Fe की तरफ बन रहा है, क्योंकि इसमें एरो बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए ये एरो बॉन्ड को ही उपसहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। तो हमें बॉन्ड वगैरह बनाने के बारे में यहाँ पूरे चैप्टर में कहीं सीखना नहीं है। ठीक है, पूरे चैप्टर में ये इसका स्ट्रक्चर बनाने के बारे में आपको बड़े क्लास में जाएंगे तो आपको फिर से उपसहसंयोजी यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिर से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उसके आगे की चीजें बताई जाएंगी, हम आपको समझा रहे हैं। जैसे आपका उपसहसंयोजी यौगिक का कोई एक एग्जाम्पल जो आपने महसूस किया हो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो Fe होता है, लोहा होता है, आपको पता है ना, आयरन होता है हमारे ब्लड में, वो Fe होता है। ठीक है, वो केंद्रीय धातु परमाणु होता है और उसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, मैंने देखा हुआ है। ठीक है, हम आपको दिखाएंगे भी बुक में। वो स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन में जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर में केंद्रीय धातु परमाणु Fe होता है और बाकी जितनी चीजें होती हैं उससे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, खतरनाक स्ट्रक्चर होता है उसका, उसमें केंद्रीय धातु परमाणु से बाकी चीजें उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। तो कुल मिला के बात यही कि उपसहसंयोजी बंध में, उपसहसंयोजी यौगिक में एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है, बाकी लिगेंड उसके साथ जुड़े होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है और हम बता दें Fe CO⁵ देखो 5 है, इसमें क्या होता है Fe। ठीक है, CO देखो CO। ठीक है, जुड़ा होता है, देखो जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये केंद्रीय धातु परमाणु है जिसके साथ लिगेंड हमेशा उपसहसंयोजी बंध बनाता है। केंद्रीय धातु परमाणु के डेफिनेशन क्या है कि उपसहसंयोजी क्षेत्र का वह धातु परमाणु जिसके साथ लिगेंड उपसहसंयोजी बंध बनाता है, जिसके साथ लिगेंड उपसहसंयोजी बंध बनाता है। लिगेंड जिसके साथ उपसहसंयोजी बंध बनाता है, यानी ऐसा परमाणु जिसके साथ लिगेंड उपसहसंयोजी बंध बनाए उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। ऐसा परमाणु जिसके साथ लिगेंड उपसहसंयोजी बंध बनाए उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो ये केंद्रीय धातु परमाणु की डेफिनेशन होगी। दूसरा है लिगेंड की डेफिनेशन क्या होती है। लिगेंड की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा अणु परमाणु या आयन जो उपसहसंयोजी यौगिक के निर्माण में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाता है। यानी ऐसा परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाता है। ठीक है, जो उपसहसंयोजी यौगिक के साथ, जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाता है, यानी कि those atom ion are molecules which make coordinate bond with central metal atom is called ligand। जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाता है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जैसे अभी एग्जांपल है, कौन बना रहा था, अभी CN तो बना रहा था एरो बॉन्ड, अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा है, पूरा वीडियो आपने देखा अभी तक का, तो उसमें देखो उसमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, उपसहसंयोजी बंध बना रहा है, CN। तो CN आपका हो गया लिगेंड। एक और एग्जांपल में आपने देखा Fe CO और फाइन
ये कोबाल्ट वाला CO नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला CO याद रखिएगा आप लोग। तो इसमें CO जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ एरो बॉन्ड बनाता है, तो CO आपका हो गया लिगेंड। लिगेंड हमेशा किससे जुड़ा होता है? सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा होता है। जैसे आप अपने फादर से या अपनी मदर से, जो भी आपके घर में सेंट्रल मेटल एटम हो, जिसको आप बोल सकते हैं, जो फैमिली के डिसीजन लेता हो, फैमिली की जरूरतें पूरी करता हो, वही आपके घर में सेंट्रल मेटल एटम हो गया, सीधी सी बात। और बाकी सारे लोग जितने हो गए वो आपके लिगेंड हो गए, ठीक है। तो ये लिगेंड हो गया और ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, सीधी सी बात, ठीक है। अब टाइप ऑफ लिगेंड, तो टाइप ऑफ लिगेंड की डेफिनेशन सबसे पहले तो पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल में हम लोग बता रहे हैं। पॉजिटिव लिगेंड में जैसे कौन कौन है? अच्छा, लिगेंड का वर्क कौन सा करता है? पहले चीज हम बताना भूल गया आप लोगों को। लिगेंड का वर्क कौन सा कर सकता है, मतलब कौन सा ऐसा एटम है जो ये एरो बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। देखो ना, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्जाम्पल के लिए F मान लें, सपोज करिए, तो F के बारे में जान लीजिए। फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो 2 7 होता है, यानी कि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल को बोलते हैं वाह्य कोशिका। इतना तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोग को लिखना आना चाहिए, सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। तो 2,7 हो गया। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। आपको पता है कि फ्लोरीन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, तो 1 इलेक्ट्रॉन और हो गया, किसी से मिल गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, F माइनस। अब इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया, और ये भी आप मान सकते हैं, बट उसको रहने दीजिए, ये सब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये बॉन्ड ऐसे बना सकते हैं, एरो बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब जिसके पास, जैसे अमोनिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, अमोनिया का स्ट्रक्चर तो सब कोई ने बनाया होगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट यानी वाह्य कोश में, नाइट्रोजन के वाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के वाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इधर बॉन्ड बनाया, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, 2 बच गए। ये इलेक्ट्रॉन ही है, मैंने अलग अलग सिंबल से डिनोट किया है। तो ये दोनों क्या करेंगे? एरो बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो एरो बॉन्ड जो बनाता है, ठीक है, एरो बॉन्ड बनाता है, ये पूरा का पूरा लिगेंड है। अच्छा, लिगेंड में भी, लिगेंड क्या हो सकता है? लिगेंड एक सिंगल एटम, आयन या मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एटम ज्यादातर मैंने जो देखा हुआ है, हाँ मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम तो है ये है, आयन सॉरी पहले हम देख लें तो बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ एग्जांपल हम बताते हैं, पहले टाइप ऑफ लिगेंड के बारे में। ये तो समझ गए होंगे आपकी, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वही एरो बॉन्ड बनाता है, ठीक है, वही लिगेंड का वर्क करता है। अब पहले हम कुछ लिगेंड का एग्जांपल देख लें। कौन सा एग्जांपल है? पहला है ऋणावेशित लिगेंड, जिसको आप बोलते हैं ऋणावेशित लिगेंड। ऋणावेशित लिगेंड किसको बोला जाता है? पॉजिटिव लिगेंड, ठीक है, पॉजिटिव लिगेंड बोला जाता है, LIGAND, पॉजिटिव लिगेंड्स बोलते हैं इसको, सॉरी निगेटिव लिगेंड बोलते हैं, सॉरी निगेटिव लिगेंड में जैसे एग्जांपल F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ये सब लिगेंड का वर्क करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे OH माइनस, Cn माइनस, और कौन सा SO3 डबल माइनस, SO3 बुक रखना पड़ता है ताकि वो एग्जांपल छूटे ना, H डबल माइनस, SO4 डबल माइनस, देखो डबल माइनस, ये सब एरो बॉन्ड बना सकते हैं, सारे के सारे। ये आपको आगे चल के इसकी IUPAC नेमिंग है, जिसमें हम उपसह संयोजी यौगिक का IUPAC नाम कैसे लिखें, उपसह संयोजी यौगिक का IUPAC नाम कैसे लिखें, ये सीखेंगे। तो इसमें ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, कि इनका नाम कैसे लिखा जाता है। बट आप अभी यहाँ जान लीजिए कि ये सारे के सारे लिगेंड होते हैं, और इनको आपको याद करना है, फार्मूला भी याद कर लीजिए, ठीक है, चार्जेस भी याद कर लीजिए, इस पे कौन सा चार्ज लगा होता है, ठीक है। धनावेशित लिगेंड ये बहुत कम मिलते हैं, धनावेशित
लिगेंड जिसको पॉजिटिव लिगेंड बोलते हैं, धनावेशित लिगेंड जिसको पॉजिटिव लिगेंड बोलते हैं। पॉजिटिव लिगेंड का एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल के NO का, ये पॉजिटिव लिगेंड का एग्जाम्पल है। हाँ, उदासीन लिगेंड तीसरा है, न्यूट्रल लिगेंड जिसको बोलते हैं, उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड में जैसे एग्जाम्पल है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, H2O है, अमोनिया है, अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, और एल्कोहल है ROH, एल्कोहल, एल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH होता है, पता होना चाहिए आपको, 10th में, क्लास 10th में है। तो फिर RNH2 है, RNH2 है, ठीक है, और R2NH है, एक और R2NH है, ये सब फार्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। R3N है, सब एक बार बता दें R के बारे में थोड़ा सा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग जानते हैं अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अब आपने क्या किया, एक ये हटा के यहाँ पे R लिख दिया, यहाँ से किया एक हटा के तो RNH2 ये वाला हो गया, एक H हटा के आपने और R लिख दिया तो आपका बन गया R2 हो गया। देखिए R और R2NH, R2NH हो गया। एक H हटा के और आपने R लिख दिया तो आपका हो गया R3N जो कि बना। तो ये आपका उदासीन जिसको न्यूट्रल लिगेंड बोलते हैं, ये धनावेशित लिगेंड है जिसको पॉजिटिव लिगेंड बोलते हैं, और ये ऋणावेशित लिगेंड है जिसको हम लोग, ये गलत मैंने लिखा है, ठीक है, सॉरी, ध्यान रखना दिया, ये पॉजिटिव लिगेंड है, ठीक है। बहुत देर से हम सोच रहे थे, सॉरी गलती के लिए, ठीक है। तो ये इतने टाइप के लिगेंड होते हैं, लेकिन क्या इतने टाइप के ही लिगेंड होते हैं? नहीं, केवल इतने टाइप के लिगेंड नहीं होते हैं। अगर आप पढ़िए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें होते हैं। हम लिस्ट बनवाएंगे तो घंटे भर आपको लिस्ट बनाने में कम से कम लग जाएगा। तो आप लोग जितना है आपके सिलेबस में केवल उतना सीखने की कोशिश करेंगे। ये है इनका फार्मूला, अगर अभी आप याद कर लेते हैं कि हाँ Br पे माइनस चार्ज होता है, SO3 पर डबल माइनस चार्ज होता है, S पर डबल माइनस चार्ज होता है, ठीक है, और SO4 पर डबल माइनस चार्ज होता है, तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ और मान लीजिए, कम से कम हमको जब IUPAC नेमिंग पढ़नी पड़ेगी आगे चल के, ठीक है, तो 15-20 मेटल का नाम हमको याद करना पड़ेगा, और कम से कम मान के चलिए कि 30-35 लिगेंड का जो कैसे नाम लिख तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ पाएंगे, वरना नहीं पढ़ा। तो ये आपका हो गया ऋणावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड, उदासीन लिगेंड। मैंने आपको इतनी देर में इतनी बात बताई कि उपसह संयोजी यौगिक क्या होता है। उपसह संयोजी यौगिक वो होता है जो अपना अस्तित्व, ठीक है, ठोस अवस्था और विलयन दोनों में बनाए रखते हैं, यानी दोज एग्जिस्ट सॉलिड स्टेट एज वेल एज लिक्विड स्टेट, ठीक है, विलयन दोनों में बनाए रखता है, उसको हम उपसह संयोजी यौगिक बोलते हैं। अलग अलग बुक में थोड़ा और लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। उपसह संयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु होता है जिसको आप सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। सेंट्रल मेटल एटम की डेफिनेशन मैंने क्या बताई इतनी देर में? सेंट्रल मेटल एटम की डेफिनेशन मैंने बताई कि जिसके साथ लिगेंड उपसह संयोजी बंध बनाता है उसको हम लोग सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। जिसके साथ लिगेंड कौन सा बॉन्ड बनाता है? उपसह संयोजी बंध बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, ठीक है। और लिगेंड किसको बोलते हैं? जो उपसह संयोजी बंध बनाता है। जैसे एग्जाम्पल आपको याद होगा, अगर आपने शुरू से वीडियो देखा होगा, CN का एग्जाम्पल हमने बताया था। CN सेंट्रल मेटल एटम के साथ उपसह संयोजी बंध बनाता है, तो CN आपका लिगेंड हो गया। CO का एग्जाम्पल मैंने बताया, ठीक है। तो क्या दो ही लिगेंड होते? नहीं, बहुत सारे लिगेंड हमने एग्जाम्पल बताया, और भी होते जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो तो होते ही, और भी लिगेंड होते हैं। ऋणावेशित लिगेंड जिसको नेगेटिव लिगेंड बोलते हैं, धनावेशित लिगेंड जिसको पॉजिटिव लिगेंड बोलते हैं, उदासीन लिगेंड जिसको न्यूट्रल लिगेंड बोलते हैं। क्या लिगेंड के यही तीनों टाइप होते हैं? नहीं, ये तो मैंने केवल पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल के आधार पर उसको क्लासिफाई किया है, सब वर्गीकरण किया है कि हाँ इतने टाइप के लिगेंड होते हैं,
ठीक है। लेकिन वास्तव में लिगेंड को जो डिवाइड किया गया है वो इसमें नहीं डिवाइड है, मोनोडेंटेट लिगेंड में, बाइडेंटेट लिगेंड में, ट्राइडेंटेट लिगेंड में, पॉलीडेंटेट लिगेंड में, इसमें डिवाइड किया गया लिगेंड को। हाँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर की डेफिनेशन अभी मैंने बताई, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम दोनों को मिलाकर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ठीक है टाइप ऑफ लिगेंड की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोनों, ठीक है, टाइप ऑफ लिगेंड, फिर लिगेंड के टाइप कितने होते हैं। एक सेकंड आप लोगों को टाइम दीजिए थोड़ा सा, सॉरी लाइट चली गई।